यस, स्वागतम, सुस्वागतम। क्योंकि ये जो गांधी जी और नेहरू जी में समानता है और विसमानता है, क्या समानता है और असमानता है उनके अंदर, इसके बारे में कई लोगों का यानी उनकी रिक्वेस्ट थी, उनकी गुजारिश थी। उन्होंने कहा था कि आप इनके बारे में बताइए कि गांधी जी ने नेहरू जी को सबसे पहला प्रधानमंत्री क्यों चूज किया, क्यों बनाया स्वतंत्र भारत का, जबकि कांग्रेसमैनों ने, जितने भी कांग्रेसमैन थे उस समय, उन्होंने सरदार पटेल जी को प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए चूज किया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले थे, ऐसे लोग कहते हैं। उसको उसमें का रिपोर्ट है। ठीक है, सरदार पटेल को सभी लोग बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत का क्यों बनाया, इसके लिए लोगों ने कमेंट बहुत सारे किए थे। इसके ऊपर हमने जब इनका रिसर्च किया तो देखा कि गांधी जी और नेहरू जी दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए। ठीक है, एक ही नक्षत्र पैदा हुए। केवल उनकी जो पाद होता है, जैसे एक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं, 4 पाद बोलते हैं, 4 इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 पार्ट। ठीक है ना, एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसको हम क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 पार्ट। ठीक है ना, 1/4वां हिस्सा, चौथा हिस्सा। और प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ऐसे लोकड़ी लोग बोलते हैं हिंदी में। और पद बोल सकते हैं प्रथम पद में, चतुर्थ पद में। इसलिए तो जो लोग पैदा होते हैं, हम हालांकि 27 नक्षत्र होते हैं। अब कहेंगे 27 प्रकार के लोग होते हैं, नहीं, 27 प्रकार में भी अगर 4-4 भाग जो होते हैं, एक नक्षत्र का 4 भाग होते हैं, अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं 27 में, तो 108 आता है। 108 प्रकार के डिफरेंट टाइप की नेचर लोगों की होती है। ठीक है, क्योंकि एक पाद में कोई पैदा हो रहा है, उसका कुछ और वो होता है। अब देखिए, यहाँ मैं बताऊंगा कि एक नक्षत्र में दोनों पैदा हुए, लेकिन क्वार्टर डिफरेंट होने से दोनों में क्या समानता, क्या असमानताएं थी थोड़ी बहुत। हालांकि समानताएं भी काफ़ी हैं और असमानताएं भी थोड़ी बहुत हैं। वो डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट हमारे ग्रह हैं वो अपनी कुंडली में, उनकी कुंडली में, पर्टिकुलर कुंडली में किस तरह से विराजित हुए हैं, किस तरह से प्लेस्ड हैं, किस तरह बैठे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर दूसरा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है गुरु, जुपिटर और शनि, सैटर्न, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो संवत्सर बना होता है, संवत्सर यानी मेजर पार्ट संवत्सर होता है। संवत्सर में जो पैदा होता है जो भी जातक, उसमें एक पर्टिकुलर काइंड की एक्टिविटीज होती है, क्वालिटीज होती हैं। वो आप देखोगे कि वो सब में आपके एक साल का जो संवत्सर होता है, संवत्सर क्योंकि 60 संवत्सर होते हैं, एक साल के 60 क्यों होते हैं, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ। क्योंकि गुरु, जुपिटर और यानी बृहस्पति और शनि, ये दोनों ही आपका जब एल्सियम निकालते हैं, जब चारों जो 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों को घूमने में गुरु यानी जुपिटर, वीनस जो शुक्र हो, सॉरी बृहस्पति होता है, वो 12 साल लगाता है। एक राशि में 1 साल लगभग लगाता है, एवरेज है इसका लगभग 1 साल। 1 साल थोड़ा साल का आगे हो सकता है, एक पीछे रह सकता है, लेकिन सभी एवरेज 12 साल लगती हैं 12 राशियों को गुरु को घूमने में, यानी पास करने में, क्रॉस करने में, या आप कहते हैं हॉरिजन को पूरा चलने में। जुपिटर यानी गुरु, बृहस्पति 12 साल लगाता है। 1 साल एक नक्षत्र में, 1 वर्ष एक उसमें नक्षत्र में रहेगा। ठीक है, सॉरी एक राशि में रहेगा, नक्षत्र नहीं राशि में। तो 12 राशियों में 12 साल लगती है गुरु को। अब दूसरा 30 साल लगती है शनि को, 2.5 साल, जिसे ढैया बोलते हैं हिंदी में। तो ढैया यानी 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है शनि। इस तरह 2.5 साल करके 12 राशियों में करोगे, 12 राशियों में, तो 30 साल रहता है। क्योंकि 12 दूनी 24 और 6 साल और 24 और 6 30 हो गए। तो 30 साल में शनि 12 राशियों को घूम जाता है। और 12 साल का यानी जो 12 बृहस्पति की राशि हैं, 12 और शनि की 30 राशियाँ, और सॉरी 30 साल, इन 30 का और 12 का अगर आप लघुत्तम निकालते हैं, एल्सियम निकालते हैं, तो 60 आता है, 60 आता है। इसलिए ऋषियों ने 60 सालों में यानी 60 वर्षों में 60 साल को डिवाइड कर दिया, एक वर्ष रख करके। क्योंकि एक वर्ष में बृहस्पति जाता है, बृहस्पति अगली साल दूसरी राशि में आएगा तो चेंज हो जाएगा। तो उस समय शनि की क्या स्थिति होगी इस कुंडली के अंदर या जातक की कुंडली के अंदर, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि दोनों के लक्षण क्या होंगे उस जातक के अंदर। उस पर ये सब प्रोडिक्शन किए गए ऋषियों ने। बहुत अच्छा ये प्रोडिक्शन है, मतलब इतना गहन स्टडी
करना, गहन अध्ययन करना ऋषियों ने कैसे किया, सभी ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम कहते हैं 18 ऋषियों का मेजर 18 ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। बाकी कितने लोग आते गए जाते गए, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन 18 ऋषि हैं, उनके नाम मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, हमने इन सब के बारे में बताया हुआ पहले से, उसको छोड़िए। अब आते हैं तो 30-60 साल में, यानी एक एक वर्ष का जो संवत्सर होता है, उस संवत्सर में जातक पैदा हुआ है ना। उस जातक के अंदर उस संवत्सर से जितनी भी रिलेटेड विशेषताएं होती हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं, है ना। कोई अच्छा भी होता है संवत्सर, कोई बुरा होता है, उसके जो उसका नाम होता है उस नाम पर निर्भर करता है। नाम से ही सजेस्ट हो जाएगा या नाम ही बता देता है कि इस जातक के अंदर किस टाइप की क्वालिटी हों, क्योंकि ऐसा नक्षत्र का नाम रखे हैं ऋषियों ने, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरा इंग्लिश वर्जन है इसका, गांधी जी और नेहरू जी का कंपैरिजन, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्या किया है, अलग एक दूसरे ऋषि की, किसी और ऋषि ने अश्लेषा नक्षत्र, जो कि दोनों ही ये जातक यानी गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए। देखिए अश्लेषा नक्षत्र का नाम, अश्लेषा नक्षत्र ये 9वां नक्षत्र होता है, 27 में से 9th नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र के बारे में हमने एक दूसरे ऋषि की लिखी हुई श्लोक वहाँ लिखी है इंग्लिश वर्जन में। तो हिंदी वाले में दूसरे की लिखी आप देखोगे कि लगभग क्वालिटी वही है, क्योंकि सभी ऋषियों ने इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना। क्यों नहीं अच्छा माना है? अब इसके डिफरेंट उनके आइडियाज हैं। ऋषि कहते हैं कि ये जो नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं यानी अश्लेषा का, वो बुध होता है। और बुध के नक्षत्र में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा में और बुध में दोनों में दुश्मनी है। हालांकि मून यानी चंद्रमा बुध को अपना पुत्र समझता है, इसलिए उसको दुश्मन नहीं समझता, न्यूट्रल समझता है, ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है उससे। लेकिन बुध चंद्रमा से दुश्मनी रखता है, एनिमिकल है, उसके लिए हेट करता है। तो इसलिए आप ऋषियों ने कहानी बनाई है इसके लिए, समझाई है, समझाने के लिए कि भाई जब बुध होता है उसके घर में, अगर उसके नक्षत्र में जो उसका स्वामी नक्षत्र का बुध, उसके अंदर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा से वो हेट करता है। इसलिए जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होता है, उस जातक के अंदर अलग अजीब सी क्वालिटी होती है, जो कि अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को सपोर्ट नहीं करती हैं, है ना। उससे हटकर के होता है, अपनी फैमिली की जो ट्रेडिशन वगैरह होती हैं उससे हटकर के कुछ क्वालिटी उस जातक के अंदर आ जाती हैं, ऐसा ऋषि बताते हैं। इसलिए इस नक्षत्र को, क्योंकि बुध का नक्षत्र है और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है उस नक्षत्र के अंदर, तो चंद्रमा से हेट करता है बुध, है ना, यानी घृणा करता है। इसलिए घृणात्मक दृष्टि होने की वजह से उसके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ गई हैं, जो कुछ उसके अंदर विशेषताएं आ गई हैं, वो कुछ अजीब सी हैं, नेगेटिव टाइप की, ज़्यादा नेगेटिव हैं। सभी ऋषि ऐसे लिखते हैं। इसलिए मैंने दूसरा ऋषि का लिखा हुआ ये श्लोक तीनों के लिए, दोनों संवत्सर के लिए भी अलग अलग दूसरे ऋषि के लिए हुए हैं श्लोक। जो इंग्लिश वाले में है वो आप देखोगे वो डिफरेंट है, यहाँ मैंने दूसरे ऋषियों की लिखी हुई श्लोक लिए हो, लेकिन लगभग एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक सब बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इस नक्षत्र को कोई अच्छा नहीं मानता। 2 नक्षत्र यानी 3 नक्षत्र मानते हैं, 3 नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते। ज्येष्ठ नक्षत्र को भी लिया गया, और मूल नक्षत्र जो कि 19वां नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ मूला, एंड ये 9वां नक्षत्र। तो 9, 18 और 19 ये 3 नक्षत्रों को ऋषियों ने अच्छा नहीं माना है। तीनों की क्वालिटी कुछ अजीब होती है। हालांकि ज्येष्ठ नक्षत्र को उतना खराब नहीं माना जाता, घर में बड़ा बच्चा होता है ज्येष्ठ नक्षत्र के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है वो बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है वैसे। लेकिन इन दोनों नक्षत्रों में, मूल नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दोनों में क्यों नहीं, फैमिली के परिवार के लिए वो बच्चा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी होती हैं जो उस परिवार के लिए अच्छा नहीं होती है। मतलब फैमिली के लिए, फादर के लिए, मदर के लिए और प्रॉपर्टी धन के लिए, मोसी धन के लिए 3 वो होते हैं। 4 देखें, अश्लेषा नक्षत्र में जो 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो इसके जो 4 वो हैं पाद, तो प्रथम पाद को तो छोड़ करके, इन प्रथम पाद तो ठीक माना गया है अश्लेषा नक्षत्र का, ये 9 नक्षत्र का, ये जो 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, इसका प्रथम पाद तो बहुत अच्छा माना गया है, यानी खराब नहीं है उतना। लेकिन बाकी जो 3 नक्षत्र हैं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ही तीनों क्वार्टर यानी पाद वो अच्छे नहीं माने गए। जबकि मूल नक्षत्र में क्या होता है कि उसके जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं,
वो अच्छे, सॉरी वो अच्छे, इसमें तो 3 स्टार्टिंग के मतलब एक पहला अच्छा है लेकिन लास्ट के 3, सॉरी पहले 3 अच्छे हैं, लास्ट का चौथा जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता इस असली संतुलन में। जब उसमें क्या होता है, रिवर्स होता है, चौथा अच्छा है, तीसरा अच्छा है, दूसरा अच्छा है, 3 पाद लास्ट वाले अच्छे हैं किसमें, मूल नक्षत्र में, और पहला पद उसका अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, किसमें, मूल नक्षत्र में। इसमें आगे से स्टार्टिंग अच्छा होता है पहला, और सॉरी पहले 3 अच्छे होते हैं, लास्ट का चौथा अच्छा नहीं होता। अब देखिए, गांधी जी चौथे पाद में पैदा हुए, चौथे पद में या क्वार्टर में पैदा हुए, नेहरू जी फर्स्ट में पैदा हुए। अब इसमें क्या होता है कि दूसरा वो जो पाद, जैसे चौथा नक्षत्र होता है, चौथा मतलब इसका क्वार्टर होता है असली नक्षत्र का, उसमें पैदा हुआ बच्चा फादर के लिए अच्छा नहीं होता, फादर की डेथ जल्दी हो जाती है ना। चौथे क्वार्टर में यानी चौथे पद में अगर पैदा हुआ बच्चा कोई जिसमें असली नक्षत्र में, तो उसके फादर की डेथ जल्दी हो जाती है, बच्चा फादर के लिए, पिता के लिए अच्छा नहीं होता। अब गांधी जी के फादर की डेथ कब हो जाती है, जब वो 16 साल के होते हैं, 16 ईयर्स में ही उनके फादर की डेथ हो जाती है। मदर लंबी रहती है, लेकिन मदर की जो आयु वो दीर्घ आयु है, मातृ दीर्घ आयु। मैं देखूँ, मैं इसमें बताऊंगा कि मातृ दीर्घ आयु यानी माँ की आयु ज़्यादा होगी, ऐसा इसमें योग है, इनके अंदर राजयोग है। लेकिन फादर की डेथ जल्दी हो जाती है क्योंकि गांधी जी का जो जन्म है वो चौथे पद में पैदा हुए, चौथे पद मतलब चौथे क्वार्टर में असली नक्षत्र में, वो फादर के लिए अच्छा नहीं होता। अब आते हैं पीछे, यानी जो तीसरा नक्षत्र वो है पद, इसी नक्षत्र का तीसरा पद, वो मदर के लिए अच्छा नहीं होता। और जो दूसरा क्वार्टर है, दूसरा पद, वो प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए अच्छा नहीं होता, धन उससे व्यस्त करता है, आदमी पूरा धन खत्म कर देता है। दूसरा क्वार्टर इसी असली नक्षत्र का, लेकिन प्रथम क्वार्टर अच्छा होता है। नेहरू जी प्रथम पाद में पैदा हुए इसके इसी असली नक्षत्र में, उनके लिए प्रॉपर्टी वगैरह कोई, फादर अच्छे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मदर भी ठीक रही, है ना, दोनों की कोई डेथ नहीं हुई पहले, तो इनकी आयु अच्छी होती है। मतलब नेहरू जी का जो प्रथम क्वार्टर में पैदा होना अच्छा है, जबकि इनका चौथे पद में क्वार्टर में पैदा होना, गांधी जी का असली नक्षत्र के में, वो अच्छा नहीं, फादर के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरा पद जो होता है इसका, वो मदर के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा पद धन के लिए अच्छा नहीं होता, धन खत्म हो जाता है, मदर की डेथ जल्दी हो जाती है। और थर्ड क्वार्टर में पैदा हुए तो ये होगा असली नक्षत्र के बाद में। मूल नक्षत्र में रिवर्स, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर अच्छे नहीं होते हैं। उसमें पहला जो क्वार्टर होता है उसमें फादर की डेथ हो जाती है, दूसरे में मदर की डेथ हो जाती है, तीसरे में जो तीसरा पाद होता है मूल नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, लेकिन क्वालिटी लगभग एक जैसी दोनों की। मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी पूजा पाठ करा जाता है, इस असली नक्षत्र में भी पूजा पाठ करा जाता है, क्योंकि पंडितों का ये प्रेडिक्शन है, ऋषियों ने, सब ऋषियों ने इन दोनों नक्षत्रों के बारे में काफ़ी कटाक्ष किया है, अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, सभी ने एक जैसी लगभग लिखी है, सभी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसमें स्टार्टिंग का अच्छा है, लास्ट के 3 अच्छे नहीं है, चौथा फादर के लिए अच्छा नहीं है, तीसरा मदर के लिए अच्छा नहीं है, चौथा जो दूसरा नंबर है, दूसरा क्वार्टर, दूसरा पद इसका, वो धन के लिए अच्छा नहीं है। उसमें रिवर्स होता है, उसमें स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो पहला फादर के लिए अच्छा नहीं होता मूल नक्षत्र में, दूसरा मदर के लिए अच्छा नहीं होता, तीसरा जो पद है उसका क्वार्टर है वो धन के लिए अच्छा नहीं होता, चौथा अच्छा होता है, चौथा क्वार्टर मूल नक्षत्र में। ये दोनों में समानता दिखाई है ऋषियों ने, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी इसमें असली नक्षत्र में और मूल नक्षत्र में भी तब कहते हैं 28,000 टाइम्स पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं पूजा शांत करने के लिए। ठीक है ना, घर में जैसे कोई कल्याण नहीं हो, फादर की जल्दी डेथ वगैरह नहीं होती, अगर बच्चा ऐसा पैदा होता है तो इन नक्षत्रों के लिए, जिस नक्षत्र में भी ऐसा ही करते हैं कि 28,000 टाइम्स मंत्र पढ़े जाते हैं गुरु जी के द्वारा, उनको करवाया जाता है, पूजा पाठ वगैरह कराया जाता है, ऐसा लोकल लोग कहते हैं कभी, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना। अब आते हैं मेन चीज़ पर, असली नक्षत्र जो दोनों का है इसमें क्या क्वालिटी होता है। अब देखिए आप, वो मैंने वहाँ इंग्लिश वर्जन में दूसरे ऋषि का लिखा है, लिया हुआ है, यहाँ पर दूसरे ऋषि ने लिखा हुआ है, लेकिन आप देखोगे क्वालिटी लगभग एक जैसी है। काम वासना जो होती है इस नक्षत्र के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है। काम वासना इतनी होती है इस आदमी के अंदर, यानी सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, कि वो बिना उसके रह नहीं सकता, थ्रू आउट लाइफ में बदनाम रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि भाई कई तो ऋषि ये लिखते हैं कि वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जानवरों के साथ में भी
कोहैबिट करते हैं, मतलब सेक्स करते हैं, बिना उसके रह नहीं सकते। जब उनकी जैसी पुबर्टी स्टार्ट होती है, पुबर्टी यानी प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है बच्चों की, उस समय वो ऐसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो जानवरों के साथ में भी रहना चाहते हैं, जानवरों के साथ में सेक्स करना चाहते हैं। ऐसा ऋषि लोग बताते हैं। कई ऋषियों ने लिखा हुआ जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, इतना सेक्सुअल होते हैं, कामदेव का इतना प्रभाव होता है लोगों के ऊपर कि वो बिना उसके रह नहीं सकते। अब आते हैं मेरे पॉइंट पर, ये ऋषि क्या कहते हैं। देखिए मैं अश्लेषा नक्षत्र मैंने ये लिया हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र, इसकी क्या क्वालिटी ऋषि बता रहे हैं यहाँ पर। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम देख सकते हैं क्या क्या क्वालिटी है और नक्षत्र ये संवत्सर है क्या, ठीक है ना। सॉरी, ये नक्षत्र और संवत्सर क्या है। और देखिए 16वां संवत्सर जिसमें कि गांधी जी पैदा हुए वो चित्रभानु संवत्सर है। संवत्सर की यहाँ ऋषि क्वालिटी क्या होता है, इन संवत्सर की वजह से इनके अंदर गुड क्वालिटीज थी दोनों जातकों के अंदर, यानी नेहरू जी के अंदर। नेहरू जी का संवत्सर ज़्यादा अच्छा है गांधी जी के से, गांधी जी का भी बहुत अच्छा है। इन क्वालिटी की वजह से इनमें अच्छाइयाँ ज़्यादा थीं, इन अच्छाइयों की वजह से फेमस हुए। और इसकी वजह से थोड़ा बहुत इनमें नेगेटिविटी है। आप देखोगे क्या नेगेटिविटी थी, क्या ये सही बातें थीं, क्या ऋषि जो लिखते हैं। अब देखिए वैदिक जो ज्योतिष है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या ऋषियों ने लिखा होगा, कैसे अंदर उस आदमी के अंदर आ जाती हैं, जातक के अंदर जो पैदा होता है उसी अश्लेषा नक्षत्र द्वारा, मतलब जैसा नक्षत्र होता है वैसा उसके अंदर क्वालिटी मिलती है। अभी बताऊँगा मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा कि क्या एग्जाम्पल इसका ये सपोर्ट करते हैं, क्या उनकी लाइफ की जो अंदर एक्टिविटीज हुई वो सब एग्जाम्पल देखेंगे आप, ये सभी क्या सपोर्ट करते हैं ऋषि इस चीज़ को। अब देखिए जातक अगर अश्लेषा नक्षत्र पैदा होता है तो ये ऋषि क्या कहते हैं, ये ऋषि क्या लिखते हैं, धूर्तः क्रूरः क्रूर चेष्ट परदाररत शठ, परदाररत शठ, सभी नेगेटिव पॉइंट है मोस्टली। अब इनका मैंने यहाँ ट्रांसलेशन हिंदी में किया हुआ है, इंग्लिश वाला देखेंगे तो वो दूसरे ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है। वो जो श्लोक है, वो वर्ष जो आप देखेंगे वहाँ पर वो दूसरे ऋषि ने लिखा है, लेकिन उसके अंदर भी लगभग वहाँ कामतर कंदर्प कहा गया। कंदर्प मतलब कंदर्प रहता, कंदर्प कहने कामदेव को, कामदेव के अंदर पूरा वशीभूत होता है आदमी, है ना। यहाँ क्या लिखा है, परदार रत, परदार दूसरों की पत्नियों में रत रहता है। परदार, पर माने दूसरा, दारा माने स्त्री, दूसरों की स्त्रियों में रत रहने वाला जातक होता है जो इस नक्षत्र में पैदा होता है। क्या लिखा, धूर्त, धूर्त माने कहते हैं जो दूसरों को धोखा दे, धूर्त, क्रूर, क्रूर चेष्टा, 3 नेगेटिव पॉइंट, चौथा भी नेगेटिव, पांचवा भी नेगेटिव पॉइंट। अबक्रो ये अच्छा गुण है, अबक्रो है ना, ये जो 6वां गुण है ये वाला अबक्रो। अबक्रो मतलब बॉडी इनकी बकरी नहीं होती, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होती, सीधी होती है। आप देखोगे गांधी जी को एकदम ओल्ड एज में भी सीधे खड़े रहते हैं हमेशा, वो बकरी नहीं होती, उनके अंदर झुकाव नहीं आता बॉडी के अंदर, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रहती है, कहते हैं अबक्रो रहते हैं। दोनों ही नेहरू जी भी अबक्रो, ये गुण अच्छा है अबक्रो। लेकिन बाकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। व्यसनी, व्यसनी होते हैं, व्यसनी दांत सर्प नक्षत्र जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होता है वो जातक कैसा होता है, अब मैं सबको पढ़ता हूँ। पहला धूर्ता, धोखा देने वाला, क्रूर, क्रोधी, क्रूर चेष्टा माने क्रोधयुक्त प्रवृत्ति हो, क्रूर चेष्टा, चेष्टा उनकी यानी प्रवृत्ति जो है क्रोधयुक्त हो, परदारता, दूसरों की पत्नियों में रत, शठ माने मूर्ख, बिना किसी टेढ़ापन का शरीर हो, ये अबक्रो लिख दिया हमने, बिना किसी टेढ़ापन के शरीर हो, व्यसन युक्त हो। अब यहाँ पे व्यसन युक्त वही व्यसन कह सकते हैं जो एक ऐसा व्यसन है जो बिना उसके रह नहीं सकते। तो जो परदारता, जो ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था, वो गलत एक्टिविटी की जिसकी वजह से लोग उनमें कमियां निकालते हैं, आज भी निकालते हैं, आज तो बहुत ही कुछ निकालते हैं। आप देखोगे यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो भरे पड़े, लोगों ने क्या कहा उनके बारे में कमेंट किया हुआ, उनके द्वारा लिखा हुआ ब्रह्मचर्य का पालन वो करते हैं। एक्सपेरिमेंट विद सेलिबेसी, है ना, गांधी जी एक्सपेरिमेंट विद सेलिबेसी। अरे भाई सेलिब्रेट रहने के लिए ऋषि कहते हैं, उस समय के लोग भी काफ़ी कमियां निकालते थे उनके अंदर, है ना। खास करके सरदार पटेल जी ने एक लेटर लिखा उनके लिए 1947 में, 46 से उन्होंने ये स्टार्ट किया ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अगर आप वो जैसे वो कहते हैं, उस समय विनोबा भावे संत थे,
तो बनुआ भाभी जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, गांधी जी को मना किया कि ये आप स्टॉप करिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये सब नहीं होता है। क्योंकि अब अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में आप नेकेड सोते हैं, नेकेड वो होती है, या दूसरी पत्नी के साथ नेकेड सोते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हो भाई? ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आप अलग रहिए, उनको अलग रहने दीजिए, सोने दीजिए, आप सो के रहिए। अपने को सेलिब्रेट ब्रह्मचारी बनाना है तो अलग जाके कर सकते हैं आप। ये सब क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप? ओल्ड एज में भी गांधी जी एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो श्लोक बताता है परदारतः, ये सब एक्टिविटी ऋषियों ने लिखा हुआ है, ये तो हजारों सालों पहले लिखी हुई बातें। अब इनको मैं तो भाई अपने आप लिख के नहीं लाया हूँ, आप इनको प्रूफ देख सकते हैं, ऋषियों ने लिखी हुई कैसी बातें। सभी ऋषि ऐसे लिखते हैं मोस्टली, कामदेव के वशीभूत होंगे ऐसे लोग, ये तो बात 100% सही है। ये श्लोक सब जगह ऐसे ही पाया जाता है। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने जब उनको पूछा कि भाई योर एक्टिविटीज आर नॉट सो गुड, जब उनको पूछा कि किसी एनिमल वगैरह के साथ में, बोले कि वो भैंस के साथ में बचपन में जब जैसे ही प्रौढ़ावस्था में आया तो बच्चा भैंस के साथ में एक्टिविटी करते हुए कोशिश कर रहा था सेक्स करने की, करता था, जो भी था वो उसको पाया गया उसके रिलेशन के द्वारा। वो रिलेशन मुझे बता रहा, बाद में मैंने पूछा था तो बोला कि हाँ मैंने ऐसे पाया था कि ये बच्चा ऐसा करने जा रहा था। मतलब इस टाइप की एक्टिविटी लोगों में आ जाती है। नक्षत्र अगर ये होता है तो कैन नॉट स्टॉप इट। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं भाई ये इसलिए अच्छा है क्योंकि बच्चे अगर पैदा करने हैं तो ये नक्षत्र अच्छा है, इसमें बच्चा पैदा होने वाला हो तो बच्चे अच्छे पैदा करेगा, ज़्यादा बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। और न्यूट्रल जो जेंडर होते हैं उनके अंदर बेचारे में कमियां होती हैं, तो उनसे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। कुछ लोग ऐसी कमियां ऐसे इसको पॉजिटिव बताते हैं, तो अब हम बता रहे हैं कि मोस्टली इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन अबक्रो, ये जो अबक्रो वर्ड है इसमें क्या है, शरीर उनका अबक्र होता है, बकरी नहीं होता, सीधा रहता है और एकदम स्ट्रेट उनकी होती है बॉडी, स्ट्रक्चर बॉडी का एकदम स्ट्रेट रहता है, ये ऋषि बताते हैं। अब आते हैं हम इस पर कि ये तो हो गया इनका नक्षत्र। तो नक्षत्र आप देख रहे हैं असली नक्षत्र में क्या कर रही है, ये दूसरे ऋषि ने लिखा हुआ है और इसमें ये सभी मोस्टली नेगेटिव है, एक पॉइंट पॉजिटिव है बस। बाकी व्यसनी दांत सर्प नक्षत्र जो मनुष्य इस नक्षत्र में पैदा होता है उसके अंदर व्यसन युक्त जीवन हो। व्यसन, कोई भी व्यसन माने कोई बुरी आदत में लगे रहते हैं लाइफ लोग, तो वो बुरी आदत आप कुछ भी कह सकते हैं कि यही जो ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, व्यसन हो सकता है, मे बी दैट इज देयर। ओके, अब आते हैं कि इसके ऊपर कमेंट उस समय भी लोग करते थे, कहते क्यों कांग्रेस को आप बदनाम कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। सरदार पटेल ने लेटर लिखा, उस लेटर में लिखते हैं सरदार पटेल जी, जो उनकी मनु बहन उनकी जो वो थी पोती, यानी पोती मतलब भतीजे की बेटी थी और ग्रैंड डॉटर के बराबर हुई, पोती बराबर हुई, उसके साथ में नेकेट होते थे। और भी कई लेडी के साथ में, जेपी नारायण की वाइफ बताते हैं उनके साथ में नेकेट होते थे। तो ये जो प्रैक्टिकल करना ये सेलिब्रेसी के लिए हाउ इट इज पॉसिबल, ये हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया। उनको संत नहीं मान सकते, महात्मा। अब जैसे महात्मा जो वर्ड है, अभी महात्मा वर्ड पर भी लोग कमेंट करते हैं कि महात्मा कैसे हो सकते हैं भाई अगर आप ऐसा करते थे। तो उस समय भी लोगों ने कमेंट किया कि हाउ अ पर्सन कैन बी ए ग्रेट सोल, महान आत्मा। अभी महान आत्मा का जो टाइटल है गांधी जी को किसने दिया? अब इससे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा, तीन वो है इसके लिए। अब कोई कहता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था 1919 में, है ना, 1919 में कहा। 1915 में जब लोग मिलते हैं तब उन्होंने भी यूज किया था उसको टाइटल, यानी महात्मा वर्ड लेकर गांधी जी को महात्मा जी कहते थे। और गांधी जी क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव बोलते थे, है ना, रेस्पेक्टेड टीचर बोलते थे। और गुरुदेव जब बोलते थे गुरुदेव जी क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े थे, उनसे 8 साल 9 साल वो बड़े थे, क्योंकि 1861 का वर्ष है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और 1869 में 1869 में 1869 में गांधी का जन्म हुआ था, तो लगभग 8 साल 9 साल बड़े हो गए, है ना, 61 में, और ये लगभग 8 साल बड़े हुए, है ना। ये 89 में, सॉरी 69 में पैदा हुए, 69 में, 1869 और वो 1861। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बड़े थे, इसलिए उनको गुरुदेव जी बोलते थे। वो होता है बहुत से लोग कहते हैं गुरुदेव जी बोलने की वजह से, और वो उनको महात्मा कहते थे क्योंकि महात्मा की तरह वो देश के लिए फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे और देशभक्ति तरह काम कर रहे थे। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि महात्मा ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि एक और दूसरे कोई राज वैद्य थे, है ना, कोई कालिदास के नाम के, तो उन्होंने इनको सबसे पहले 1915 में इनको महात्मा का टाइटल दिया गांधी जी को। उसके बाद में कहते हैं श्रद्धानंद जी जो आर्य समाजी संत थे उन्होंने उनको दिया था, है ना। ये दूसरा व्यू है। 1915 में उन्होंने दिया श्रद्धानंद जी ने, जो कि आर्य समाजी थे, उन्होंने महात्मा कहा गांधी जी को। तीसरा ये व्यू है
कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में इनको महात्मा कहा था, और बाद में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा वर्ड ज़्यादा यूज किया अपने लेटर्स वगैरह में। जब कभी मिलते थे या जब कभी कोई एड्रेस करते थे उनको लेटर लिखते हुए, तो उसमें वो महात्मा का शब्द यूज करते थे। अब ये तीन व्यूज हैं, अब जो भी हो वट, लेकिन अगर ये लोग सभी उस समय जिंदा होते जब गांधी जी ने 1946 में ये प्रैक्टिकल किया है ना, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, बच्चों के साथ में नेकेड सोते थे और नंगे को सोना, नंगे बच्चे सोना, सभी अभी कैसे हो सकता है? एक 77 ईयर्स का गांधी जी की एज थी उसमें 1946 में 77, और 47 में 78 हो गई। तो 77-78 में अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहा है, एक संत और महात्मा कहने की बात कह रहे हैं, महात्मा हैं, तो लोग इसलिए कमेंट करते हैं, इतनी सारी कमियां निकालते हैं कि हाउ ही कैन बी ए महात्मा, हाउ ही कैन बी ए ग्रेट सोल, दैट इज अप टू देम भाई। कुछ लोग गांधी जी को अभी इतना अच्छा फॉलो करते हैं, गांधी जी कहते हैं भाई गांधी जी जो करते थे वो सही करते थे। गांधी जी कहते थे कि उन्होंने एक गाय को मार दिया था, क्यों? क्योंकि गाय उस समय मरने जा रही थी, काफ़ी पीड़ा में थी, काफ़ी चिल्ला रही थी, क्राई कर रही थी, और चिल्लाते समय उन्होंने, गांधी जी ने, अब उन्होंने कैसे मारा, उनकी गर्दन दबा दी गाय की या क्या किया, आई डोंट नो, लेकिन वो कह रहे थे गांधी जी ने गाय को मार दिया था क्योंकि गाय मरने जा रही थी, मरते समय वो चिल्ला रही थी, तो उसको इस पीड़ा से बचाने के लिए उन्होंने जल्दी से उसको ख़त्म कर दिया। अरे भाई कैसे आप किसी एनिमल को मार सकते हैं? दूसरी बात, इस बात को फॉलो करने वाले एक ऐसे फॉलोअर मिले हमें, वो बता रहे थे उन्होंने अपने एक रिलेशन को मार दिया। मैंने कहा आपने क्यों मार दिया भाई अपने रिलेशन को? बोले कि मैंने जब, क्योंकि वो इतना जोर से क्राई कर रहे थे, मेरा संबंधी, तो वो संबंधी इतना जोर से क्राई कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी गर्दन दबा दी और मार दी। मैंने कहा व्हाट डज मीन यार? बोले ऐसा क्यों किया? बोले गांधी जी ऐसा कहते थे क्योंकि गांधी जी ने ऐसा किया था। मैंने गांधी जी को ऐसा फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं आपको। भाई एनिमल्स को मारना हमारे शास्त्रों में वर्जित है, इवन चींटी की भी हम हत्या नहीं कर सकते, इतना आपके पास पावर नहीं होती, क्योंकि आप जितने एनिमल्स को मारते हो उतना ही पाप आपके ऊपर लगता है। तो ये आपको राइट कैसे मालूम पड़ गया? आपको कैसे पता है कोई आदमी मरने जा रहा है या कोई जानवर मरने जा रहा है? कैसे आप उसको अनुमान लगा सकते हो? और उसको मारने के लिए आपको प्रयास करोगे, वो उसकी जैसी डेथ होती है वैसे मरना है उसको, है ना? इस तरह के लोग कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा और लगता है। कई लोग ऐसे हैं, फॉलो करना अच्छी बात है, फॉलो करिए, अच्छी बातों को फॉलो करिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके गुरु में भी अच्छी बातें हों तो अच्छी बातों को फॉलो करिए, नेगेटिव बातों तो नेगेटिव बातों को छोड़िए, है ना? महाभारत में मैंने एक श्लोक पढ़ा हुआ है, उसमें कहा है कि अगर आपके गुरुजी में भी, गुरु जो आपको अच्छा फॉलो करते हैं, आप उनके अंदर नेगेटिव बातें उसको मत फॉलो करिए। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी में होता है। देखिए जातक का जो क्वालिटीज़ हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, है ना? और किसी में नेगेटिव ज़्यादा होती हैं और पॉजिटिव होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं वो कम होती हैं। इससे जैसे जातक बनता है, उसका जन्म होता है उसी प्रकार से। ये कर्म प्रधान विश्व रच रखा होता है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको लाइफ मिलती है, ऐसा सभी ऋषि कहते हैं, है ना? तुलसीदास जी ने भी कहा हुआ, सभी ऋषि हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे भाई। और वैदिक ज्योतिष को वो जो सिद्धांत है हमारे, वो चारों ही सिद्धांत, धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी ये पूरा सपोर्ट करता है। 12वां घर जो होता है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उच्च का है, नीच का है, कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, तो वैसा ही आपको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब आत्मा का ईश्वर से मिलन हो जाता है ना? आत्मा ईश्वर में मिल जाती है, उसका पार्ट ही हम सब लोग होते हैं, है ना? हम ब्रह्माष्टमी जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्माष्टमी का जो ब्रह्म का अंत है आप, वो ब्रह्म में मिलना है कि नहीं मिलना है, ये डिपेंड करता है 12वें घर का 12th हाउस में। 12th हाउस बहुत अच्छा है आपका, पॉजिटिव है, अच्छे नक्षत्र, अच्छे ग्रह देखते हैं, तो नेचुरली उस आदमी की आत्मा मिलन हो जाती है। ऐसा वैदिक ये ज्योतिष है, ये भी सपोर्ट करता है उसी चीज़ को, ठीक है? क्योंकि ऋषियों ने वो लिखा होगा, वैदिक ऋषि, व्यास ऋषि, जितने भी भृगु ऋषि, व्यास ऋषि, पारस ऋषि, जितने भी ऋषि हैं सभी, इवन नारद भी, और आपके सूर्य पितामह, व्यासो, वशिष्ठो, अत्रि, पारस, ये सभी जितने ऋषि, 18 ऋषि का मैंने पहले बता चुका हूँ, ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा उसको। अब आते इस पर, अब इनके देखिए संवत्सर जो है, गांधी जी का संवत्सर चित्रभानु संवत्सर है। अब जैसे मैंने कहा चित्रभानु संवत्सर है, तो चित्रभानु संवत्सर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, और ये जो नेहरू जी हैं वो पैदा हुए किसमें? शुभ संवत्सर में, शुभकृत संवत्सर में। यह शुभकृत संवत्सर, इनका 36वां है, इनका 16वां है, क्योंकि 20 साल बाद लगभग पैदा हुए नेहरू जी, गांधी जी के बाद में। गांधी 1869 में और नेहरू जी
1889 में, तो 20 ईयर्स का लगभग गैप हुआ, तो 20th ये 20 साल आगे यानी 36वां ये हो गया संवत्सर, इनका 16वां संवत्सर है गांधी जी का।